ओके, तो वियतनाम वॉर एक ऐसी वॉर रही जो कि लगभग 19 सालों तक चली और इस वॉर के कई अलग अलग मायने हैं क्योंकि इस वॉर की वजह से लाओस और कंबोडिया तक में सिविल वॉर की शुरुआत हो गई थी, जिसकी वजह से इस वॉर को सेकेंड इंडो चाइना वॉर के रूप में भी जाना गया। और 1960 के दशक तक वियतनाम कोल्ड वॉर का ग्राउंड बन चुका था क्योंकि इस वॉर में यूएस, फ्रांस, चाइना और सोवियत यूनियन तक शामिल हो चुके थे। और वियतनाम के लोग जो कि केवल अपने देश को आजाद करवाना चाहते थे, उनके लिए यह वॉर और यह समय काफी ज्यादा भयानक रहा क्योंकि इस वॉर के शुरू होने से पहले उन्होंने 7 साल यानी 1946 से 1954 तक फ्रांस के साथ फर्स्ट इंडो चाइना वॉर लड़ी थी। और 1954 में फर्स्ट इंडो चाइना वॉर के खत्म होने के 1 साल बाद ही इस वॉर की शुरुआत हो चुकी थी और यूएस इन्वॉल्वमेंट्स के कारण ये वॉर बढ़ती गई और 19 सालों तक चली, जिसकी वजह से वियतनाम ने अपने 20 लाख सिविलियंस और 13 लाख सोल्जर्स को मरते देखा। और इतने सारे सिविलियन इसलिए मरे क्योंकि यूएस द्वारा वियतनाम पर 6.1 मिलियन टन से भी अधिक बम गिराए गए थे और वियतनाम इतिहास में सबसे भारी बमबारी वाला देश बना। और अपने आप को हारता देख यूएस द्वारा जो सबसे क्रूर काम किया गया था वह यह था कि इसमें यूएस द्वारा वियतनामी सोल्जर्स के छिपने के स्थानों को नष्ट करने के लिए यूएस विमानों द्वारा वियतनाम के जंगलों पर 20 मिलियन गैलन ऑफ हर्बिसाइड्स को छिड़का गया। और जंगलों में छिड़के गए इन केमिकल्स की वजह से उस समय वियतनाम में हर रोज 300 लोग मर रहे थे और आज भी उन वियतनामी सोल्जर्स और सिविलियंस के बच्चे इन बीमारियों से पीड़ित हैं। और वियतनामी सोल्जर्स नहीं, यूएस सोल्जर्स भी इन केमिकल्स के संपर्क में आने के कारण कई बीमारियों का शिकार हुए और मारे गए क्योंकि यूएस गवर्नमेंट द्वारा अपने ही सोल्जर्स को इन केमिकल्स के बारे में झूठ बोला गया कि ये केमिकल्स ज्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन इन्हीं केमिकल्स की वजह से कई यूएस सोल्जर्स को कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा और मारे गए, जिसकी वजह से कई यूएस सोल्जर्स और उनकी फैमिलियों ने यूएस सरकार पर केस दाखिल किए थे, लेकिन कुछ लोग ही ये केस जीत पाए। तो अगर यूएस इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता तो ना तो उनके ये 58,000 सैनिक मारे जाते और ना ही वो लाखों वियतनामीज लोग। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूएस सरकारें और यूएस पॉलिसी मेकर आखिर वियतनाम को लेकर इतना इंटरेस्टेड क्यों थे और आखिर क्यों उन्होंने वियतनाम को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन वो सब समझने से पहले हमें थोड़ा वियतनाम का इतिहास समझना पड़ेगा। तो इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सन 1857 फ्रांस ने साउथ ईस्ट एशिया में अपने कॉलोनियल पीरियड की शुरुआत की और 1887 तक फ्रांस ने लगभग इस पूरे रीजन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और इस क्षेत्र को इंडो चाइना कहा गया, जिसमें ये देश शामिल थे। और वियतनाम में फ्रेंच ऑक्यूपेशन और एक्सप्लोइटेशन की शुरुआत हुई और इन्हीं कारणों की वजह से लोगों में आजादी को लेकर मांगे उठने लगी और वहाँ कई लोग देश की आजादी के लिए संघर्ष करने लगे। और इन्हीं संघर्षों ने वहाँ कई वियतनामी राष्ट्रवादियों को जन्म दिया जो कि वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर देश से बाहर जाने लगे। और इन्हीं राष्ट्रवादियों में से एक थे हो ची मिन। इन्हें कई नामों से जाना गया और वियतनाम को आजादी दिलाने में इनका बड़ा हाथ रहा है और शायद इनके बिना वियतनाम का आजादी पाना काफी ज्यादा मुश्किल भरा होता। तो हम एक बार हो ची मिन की बात करते हैं। तो इन्होंने लगभग 1910 के करीब वियतनाम को छोड़ा था और वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद 1918 की शुरुआत में वे वियतनामी देशभक्तों के एक समूह में शामिल होते हैं। और वर्साई की संधि के दौरान स्वतंत्रता के लिए इन्होंने फ्रांस सरकार को एक याचिका दी कि वह उनके देश को आजाद कर दे, लेकिन इस याचिका को नकार दिया जाता है। और जब वे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसी वक्त वे रशिया में व्लादिमीर लेनिन की अक्टूबर क्रांति की प्रगति का उत्साहपूर्ण अनुसरण कर रहे थे और वे कम्युनिज्म से काफी ज्यादा प्रभावित हो चुके थे क्योंकि उस समय लेनिन की सफलता किसी भी संदेह से परे साबित हुई कि हथियारों के बल पर साम्राज्यवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंका जा सकता है। और उस समय वे कम्युनिज्म और लेनिन से काफी ज्यादा प्रभावित हुए क्योंकि इसी रेवोल्यूशन की वजह से सोवियत यूनियन का उदय हुआ था। और फिर 1923 से 1925 तक उन्होंने सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म की ट्रेनिंग ली और सोवियत यूनियन ने भी उन्हें सपोर्ट किया और इसके बाद वे पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट बन चुके थे। फिर उन्होंने 1930 में इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की ताकि वे वियतनाम में फ्रांच औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर सके। लेकिन शुरुआती सालों में उन्हें कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन कुछ सालों बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और जर्मनी द्वारा फ्रांस को कई मायनों में बुरी तरीके से हरा दिया जाता है और जर्मनी फ्रांस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती है। और उस समय फ्रांस का शासन वियतनाम पर था और क्योंकि वियतनाम काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था तो जापान द्वारा वियतनाम को इन्वेड कर दिया जाता है क्योंकि उस समय जापान ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के सभी देशों को इन्वेड कर रहा था। और 1941 में जापान वियतनाम पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है और इसे देखते हुए हो ची मिन 1941 में वियतनाम लौटते हैं। और अब हो ची मिन को वियतनाम की आजादी के लिए जापान से लड़ना था, तो इसे देखते हुए उन्होंने 19 मई 1941 को एक लीग की स्थापना की जिसे वियत मिन के नाम से जाना गया। और हो ची मिन ने 10,000 कम्युनिस्ट
गुरिल्लाओं की एक सेना का नेतृत्व किया जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर तकनीक से लड़ते थे। और इस समय वियतनाम की सेना की सहायता यूएस, सोवियत यूनियन और चाइना द्वारा की जा रही थी। और यहाँ से अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट्स वियतनाम में बढ़ गई क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने एक खुफिया एजेंसी की स्थापना की थी जो थी OSS, जो कि अमेरिका की एक गुप्त आर्मी थी। और इसी वक्त अमेरिका द्वारा वियतनाम से संपर्क बनाया जाता है और अमेरिका द्वारा हो ची मिन्ह को वियतनाम में अपने प्राथमिक संपर्क के रूप में चुना जाता है। फिर OSS आर्मी को वियतनाम भेजा जाता है जहां OSS आर्मी वियतनामी सोल्जर्स की मदद कर रही थी जापान से लड़ने में, जिसने अमेरिका और वियतनाम में करीबी रिश्तों को सक्षम किया। बजाय इसके कि हो ची मिन्ह एक कम्युनिस्ट थे, लेकिन वह यूएस के साथ दोस्ती हासिल करने में कामयाब रहते हैं क्योंकि उनका हमेशा से प्राथमिक लक्ष्य यह था कि वह अपने देश को आजाद करवाना चाहते थे। फिर इसके बाद में यूएस द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराए जाते हैं और इस घटना के बाद जापान ने 2 सितंबर 1945 को सरेंडर कर दिया। और इसी दिन हो ची मिन्ह ने वियतनाम के लोगों से कहा कि फ्रांस दोबारा अपना शासन स्थापित कर सकता है, कि इससे पहले वह देश पर नियंत्रण स्थापित करे हमें कुछ करना होगा। फिर उन्होंने 2 सितंबर को वियतनाम के हनोई में हो ची मिन्ह ने वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा की और DRV यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की स्थापना की भी घोषणा की। तो हजारों वियतनामीज लोगों के साथ साथ अमेरिका के OSS कार्यकर्ताओं ने भी किसानों के साथ जश्न मनाया। और उस समय अमेरिका को वियतनाम में मुक्तिदाताओं के रूप में देखा जा रहा था और अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते होने के कारण लोगों को लगा कि ये अमेरिका और वियतनाम के बीच में एक नए शानदार रिश्ते की शुरुआत होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ऐसा कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि फ्रांस को अपना उपनिवेश वापस चाहिए था। फिर उसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने वियतनाम के साथ सहयोग करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके बाद हो ची मिन्ह द्वारा स्थापित DRV ने पूरे वियतनाम में केवल 20 दिनों तक सरकार के रूप में काम किया, क्योंकि 23 सितंबर 1945 को फ्रांस की सेना द्वारा DRV सरकार को उखाड़ फेंका जाता है और धीरे धीरे वह पूरे इंडो चाइना रीजन पर दोबारा अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। और फ्रांस के साथ असफल वार्ता के बाद वियत मिन्ह ने फ्रांसीसी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू किया और 19 दिसंबर 1946 को फर्स्ट इंडो चाइना वॉर की शुरुआत होती है। और 1950 तक वियतनाम लगभग 2 भागों में बढ़ चुका था, जिसमें वियतनाम के साउथ हिस्से को स्टेट ऑफ वियतनाम नाम दिया गया, जहां फ्रांस की सहायता से वियतनाम के गुयेन राजवंश के 13वें एम्परर बाउ डाई शासन कर रहे थे। और वियतनाम के नॉर्थ हिस्से को DRV बुलाया गया, जहां हो ची मिन्ह शासन कर रहे थे। और 1950 तक ये युद्ध कोल्ड वॉर से जुड़ चुका था, क्योंकि जनवरी 1950 में चाइना और सोवियत यूनियन ने हनोई में स्थित वियतकोंग के DRV को वियतनाम की वैध सरकार के रूप में मान्यता दी। और इसे देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा अगले ही महीने वैध वियतनामी सरकार के रूप में साइगोन में स्थित फ्रांस द्वारा समर्थित स्टेट ऑफ वियतनाम को मान्यता दी। और उस समय चाइना का कम्युनिस्ट बनना और कोरियन वॉर ऐसी कई घटनाओं ने यूएस पॉलिसी मेकर्स को कन्विंस किया कि इंडो चाइना वॉर सोवियत यूनियन द्वारा कम्युनिज्म के विस्तारवाद का एक उदाहरण था और वियतनाम भी कहीं कम्युनिस्ट ना बन जाए, इसलिए यूएस काफी ज्यादा चिंतित था। यही तो वो कारण था कि यूएस ने फ्रांस की सरकार को समर्थन देने के लिए $1 बिलियन खर्च किए थे, जो कि युद्ध की लागत का 80% था। लेकिन वियतमिन सेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वियतमिन सेना की मदद चाइना और सोवियत यूनियन द्वारा की जा रही थी। और इसके अलावा बढ़ती हार का सामना करते हुए फ्रांस ने यूएस से अनुरोध किया कि वह नॉर्थ वियतनामीज बलों पर 3 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग करें। हालांकि इस पर कितनी गंभीरता से विचार किया गया इसको लेकर विरोधाभास है, लेकिन तत्कालीन यूएस उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के अनुसार यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने फ्रांस का समर्थन करने के लिए स्मॉल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का उपयोग करने की योजना तैयार की थी। और निक्सन ने सुझाव दिया था कि अमेरिका को इस वॉर में अमेरिकी सैनिक शामिल करने चाहिए फ्रांस की सहायता के लिए। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर ने वॉर में सैन्य भागीदारी के खिलाफ फैसला लिया, क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस का अनुमान था कि फ्रांस की जीतने की संभावनाएं काफी कम थी। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि 1954 में फ्रांस की डियन बियोनफू में एक नाटकीय हार देखी गई, जिसमें फ्रांसीसी प्लाटून पर घात लगाकर हमले किए गए, ट्रेनों और सड़कों को उड़ा दिया गया और कई ऐसी घटनाओं ने उनका मनोबल तोड़ दिया। और 7 मई 1954 में फ्रांसीसी गैरिसन ने आत्मसमर्पण कर दिया। हार ने इंडो चाइना में फ्रांसीसी सैन्य भागीदारियों के अंत को चिन्हित किया और जेनेवा सम्मेलन में फ्रांसीसियों ने वियतमिन के साथ युद्ध विराम समझौते पर बातचीत की और कंबोडिया, लाओस और वियतनाम को स्वतंत्रता प्रदान की गई। और इसी सम्मेलन में वियतनाम को अस्थायी रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम में वियतमिन ने सरकार बनाई और हो ची मिन्ह को अपने नेता के रूप में चुना, और साउथ वियतनाम में बाउ डाई ने शासन किया। और नॉर्थ वियतनाम की राजधानी हनोई को और साउथ वियतनाम की राजधानी साइगोन को बनाया गया। और लगभग 7 सालों बाद यह युद्ध आखिरकार खत्म हुआ। और यह युद्ध इतने साल नहीं चलता अगर यूएस
यूएस फ्रांस की मदद नहीं करता। और जेनेवा सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया था कि पूरे देश को यूनाइट करने के लिए और एक एकीकृत सरकार की स्थापना करने के लिए 1956 में चुनाव होंगे और लोगों को 300 दिन की अवधि दी गई ताकि वे दोनों अंतरिम राज्यों के बीच में स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। और यहाँ से अमेरिका ने अपना गेम खेलना शुरू किया, क्योंकि लगभग 1 मिलियन उत्तरी लोग, मुख्य रूप से अल्पसंख्यक कैथोलिक, कम्युनिस्ट द्वारा उत्पीड़न के डर से नॉर्थ वियतनाम छोड़कर भागने लगे। और इसके पीछे का कारण यह था कि CIA ने एडवर्ड लेंसडेल द्वारा डिजाइन किए गए एक अमेरिकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैंपेन का अनुसरण किया, जिसमें यूएस द्वारा वियतमिन के बीच में कैथोलिक विरोधी भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और लोगों से झूठा वादा किया गया कि अमेरिका हनोई पर परमाणु बम गिराने वाला है। और लोग इस डर से नॉर्थ वियतनाम को छोड़कर साउथ वियतनाम में भागने लगे। और यही कारण था कि 1 मिलियन नॉर्थ वियतनामीज लोग साउथ वियतनाम की ओर भागे, जबकि केवल 54,000 लोग ही साउथ वियतनाम से नॉर्थ वियतनाम की ओर गए थे। और यूएस साउथ वियतनाम का सपोर्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि वह साउथ वियतनाम एंटी कम्युनिस्ट था और नॉर्थ वियतनाम से आए लोगों के पुनर्निर्वास कार्यक्रम के लिए अमेरिका द्वारा साउथ वियतनाम को $93 मिलियन दिए गए थे। और इस समय साउथ वियतनाम का शासन बाउ डाई के हाथों था और प्रधानमंत्री थे नोक डिन डियम। और नोक डिन डियम एक कैथोलिक और एंटी कम्युनिस्ट था, जिस बात का फायदा उठाते हुए यूएस ने उसकी मदद करना शुरू किया। और फिर डियम ने बाउ डाई को जनमत संग्रह द्वारा हरा दिया और यह निर्धारित किया कि साउथ वियतनाम एक गणतंत्र बनेगा। और उस समय लोगों को लग रहा था कि यह साम्राज्यवाद पर लोकतंत्र की जीत थी, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि डियम पूरी तरह भ्रष्ट था और उसने जनमत संग्रह में भी धांधली की थी। और दूसरी ओर हो ची मिन्ह साउथ वियतनाम के साथ युद्ध जारी रखना चाहते थे, लेकिन उनके चीनी सहयोगियों ने उन्हें रोक दिया और आश्वस्त किया कि वे चुनावी तरीके से पूरे वियतनाम पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने 5 से 10,000 वियतमिन लोगों को साउथ वियतनाम में भेजा कि अगर आगे कोई भी भविष्य में लड़ाई होती है तो वह उनके साथ लड़ सके। और दूसरी ओर डीएम ने 1955 में अप्रैल से जून के बीच में 2 धार्मिक समूहों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करके साउथ में किसी भी राजनीतिक विद्रोह को समाप्त कर दिया जो कि नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट करते थे। तो लोगों को मारा जाने लगा और उनकी कठोर रणनीतियों का व्यापक रूप से विरोध बढ़ता गया। और वहीं 1 नवंबर 1955 को यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर ने साउथ वियतनाम की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए यूएस मिलिट्री एडवाइजर्स का एक समूह साउथ वियतनाम में भेजा, क्योंकि नॉर्थ वियतनाम सरकार कम्युनिस्ट थी और साउथ वियतनाम सरकार एंटी कम्युनिस्ट। तो यूएस नहीं चाहता था कि वियतनाम भी चाइना की तरह कम्युनिस्ट देश बने, इसलिए उन्होंने साउथ वियतनाम की मदद करना शुरू किया और यह अमेरिका की इस वॉर में आधिकारिक तौर पर भागीदारी का प्रतीक रहा। और 1956 में जो राष्ट्रीय एकीकरण चुनाव होने थे उन्हें भी डीएम द्वारा रद्द करवा दी गया और यहाँ से नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में सिविल वॉर की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि हो ची मिन्ह इस बात से काफी ज्यादा नाराज थे। और दूसरी ओर डीएम ने 1955 की गर्मियों की शुरुआत में संदिग्ध कम्युनिस्ट लोगों और अन्य सरकार विरोधी तत्वों को गिरफ्तार करने के ऑर्डर दिए, जिसमें उन्हें यातनाएं दी गई या फिर उन्हें मार दिया गया। और यहाँ से स्थिति और भी ज्यादा खराब होती गई, क्योंकि 1956 में डीएम ने कम्युनिस्ट माने जाने वाली किसी भी गतिविधि के लिए मृत्युदंड की स्थापना की, जिसमें कई लोगों को मारा गया जो कि नॉर्थ वियतनाम के सपोर्टर थे। और इसे देखते हुए नॉर्थ वियतनाम आर्मी वियतमिन ने साउथ वियतनाम की कई जगहों पर हमले किए और ये वह सभी जगहें हैं जहां ये सभी हिंसक घटनाएं हो रही थी। और इसके अलावा नॉर्थ वियतनामीज आर्मी ने यह दावा किया था कि नवंबर 1957 तक डीएम की सरकार द्वारा लगभग 65,000 से अधिक लोगों को कैद कर लिया गया था जो कि कम्युनिस्ट सपोर्टर थे। और इस प्रक्रिया में डीएम के लोगों द्वारा लगभग 2148 लोगों को मार दिया गया था। जहां डीएम और उसके लोगों को मार रहे थे या कैद कर रहे थे, वहां यूएस अपना सपोर्ट साउथ वियतनाम को बढ़ा रहा था, क्योंकि अभी चीजें अमेरिका के फेवर में जा रही थी। और मई 1957 में डीएम ने अमेरिका की 10 दिन की राजकीय यात्रा की, जहां यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर ने अपने समर्थन को बनाए रखने का वचन दिया। और अमेरिका ने डीएम के सम्मान में न्यूयॉर्क में एक परेड भी आयोजित की थी। और दूसरी ओर दिसंबर 1958 को नॉर्थ वियतनाम ने लाओस पर आक्रमण कर दिया और लाओस के कुछ हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। नॉर्थ वियतनाम का लाओस पर आक्रमण इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण भाग रहा, जिसकी वजह से उन्होंने हो ची मिन्ह ट्रेल का निर्माण किया। तो हम हो ची मिन्ह ट्रेल की बात करते हैं तो यह सड़क और पगडंडियों का एक सरल नेटवर्क था जो लाओस और कंबोडिया के राज्यों के माध्यम से नॉर्थ वियतनाम से साउथ वियतनाम तक फैला हुआ था। और इस सिस्टम के माध्यम से नॉर्थ वियतनाम सरकार अपने सेना वियतकोंग को हथियार, फूड और कई सामग्री इन जंगलों का सहारा लेते हुए पहुंचाती थी बिना किसी जनहानि के। 1960 तक नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में पूर्ण रूप से सिविल वॉर की शुरुआत हो चुकी थी
और इस वॉर के लिए नॉर्थ वियतनाम ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट संगठन की स्थापना की थी, जो कि नॉर्थ वियतनाम की आर्मी थी जिसे वियतकोंग कहा गया था, और ये साउथ वियतनाम में स्थित थी और ये साउथ वियतनाम की आर्मी से लड़ रही थी संयुक्त वियतनाम के लिए। और अभी तक यूएस इस वॉर में पूर्ण रूप से शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि 1960 तक अमेरिका के केवल 900 मिलिट्री एडवाइजर्स ही साउथ वियतनाम में मौजूद थे, जिसमें से केवल 2 मिलिट्री एडवाइजर्स ही मारे गए थे, क्योंकि वे अभी तक नॉर्थ वियतनाम आर्मी से नहीं लड़ रहे थे। और इसी वक्त दूसरी ओर अमेरिका में जॉन एफ केनेडी अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं, और पूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर ने केनेडी को लाओस, वियतनाम, यूरोप और लैटिन अमेरिका के बारे में चेतावनी दी थी, क्योंकि कोल्ड वॉर एक न्यू पूर्ण पैमाने पर परमाणु युद्ध में बदलने के सबसे करीब था, क्योंकि केनेडी के आलोचकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और कोल्ड वॉर नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था, और कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन यूएस को हराने में कामयाब रहा था, चाहे फिर वो स्पेस रेस हो, बर्लिन वॉल का निर्माण या फिर क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि दुनिया भर में टीवी पर प्रसारित हुआ, और लाओस और कंबोडिया में भी कम्युनिज्म फैलता जा रहा था, जिसे केनेडी रोकने में विफल थे। और अब बारी थी वियतनाम की। तो यूएस पॉलिसी मेकर्स को डर था कि वियतनाम भी कम्युनिस्ट बन जाएगा, तो केनेडी के सलाहकारों ने जोर देकर कहा कि उन्हें वियतनाम में सैनिकों को भेजना चाहिए ताकि वह साउथ वियतनाम की मदद कर सके वियतकोंग को पीछे धकेलने के लिए, ताकि वियतनाम भी एक कम्युनिस्ट देश ना बन सके। तो अब बात करते हैं कि यूएस वियतनाम के कम्युनिस्ट बनने से इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों था, और आखिर वह क्यों फ्रांस और साउथ वियतनाम की मदद कर रहा था। तो इसके पीछे कारण था डोमिनो इफेक्ट थ्योरी। डोमिनो इफेक्ट थ्योरी एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी है जो कि कोल्ड वॉर के संदर्भ में 1950 से 1980 के दशक तक अमेरिका में प्रमुख रही। यह थ्योरी यह सुझाव देती है कि यदि एक क्षेत्र में एक देश कम्युनिज्म के इन्फ्लुएंस में आता है तो उसके आसपास के देश भी इसका अनुसरण करेंगे, और इसे सोवियत यूनियन की दिशा में कम्युनिज्म के विस्तार के रूप में देखा गया। और इसकी आशंका चाइना के कम्युनिस्ट बनने और कोरियन वॉर के बाद से दी जा रही है, और इस थ्योरी को यूएस पॉलिसी मेकर्स द्वारा बनाया गया है। और इसलिए यूएस पॉलिसी मेकर्स चिंतित थे कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट बनता है तो धीरे धीरे आसपास के सभी देश कम्युनिस्ट बन जाएंगे और धीरे धीरे दुनिया भर के राष्ट्र कम्युनिज्म में गिर जाएंगे। इसलिए यूएस ने दुनिया भर में राजनीतिक अशांतियों को भड़काने, तख्ता पलट, हत्याएं, बमबारी, इन्वेजन आदि द्वारा लक्षित देशों और क्षेत्रों को अस्थिर करना शुरू किया ताकि वे कम्युनिज्म को फॉलो ना करें। और डोमिनो इफेक्ट थ्योरी का उपयोग अमेरिकी प्रशासन ने कई देशों में अपनी इन्वॉल्वमेंट को जस्टिफाई करने के लिए किया, और इसका शिकार बना वियतनाम। और इसलिए केनेडी के सलाहकारों ने उनसे कहा कि उन्हें साउथ वियतनाम का सपोर्ट करने के लिए कुछ अमेरिकी ग्राउंड ट्रूप्स को साउथ वियतनाम में भेजना चाहिए। लेकिन केनेडी ने उस समय इस बात से इनकार कर दिया और कुछ मिलिट्री एडवाइजर्स और आर्मी स्पेशल फोर्सेस को वहां भेजा ताकि वे वियतनाम के सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे सके। और इसके अलावा यूएस द्वारा साउथ वियतनाम को मिलने वाली मिलिट्री फंडिंग को भी बढ़ा दिया जाता है, और इसे देखते हुए चाइना और सोवियत यूनियन भी नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट देना शुरू करते हैं और अपनी फंडिंग्स को बढ़ा देते हैं। और इस समय तक वियतनाम कोल्ड वॉर का ग्राउंड बन चुका था, जहां हर रोज हजारों लोग मारे जा रहे थे। और 1962 तक साउथ वियतनाम में अमेरिका के लगभग 12,000 सैनिक हो चुके थे जो कि वियतकोंग के साथ लड़ रहे थे। और अमेरिका को लग रहा था कि वे नॉर्थ वियतनाम को आसानी से हरा देंगे, क्योंकि उनके पास देश के नाम पर लड़ने के लिए हजारों सैनिक और बेहतरीन हथियारों के भंडार स्थित हैं, जिससे कि वे नॉर्थ वियतनाम आर्मी पर जल्दी से हावी हो जाएंगे। लेकिन इस वॉर की जो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये वॉर इन वियतनाम के इन जंगलों में लड़ी जा रही थी, और यूएस सैनिक इस तरीके के एनवायरनमेंट में लड़ने के लिए नहीं बने थे। और साउथ वियतनाम के सोल्जर्स को भी इन जंगलों की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से वे नॉर्थ वियतनाम के सोल्जर्स को नहीं मार पा रहे थे। और वहीं नॉर्थ वियतनाम के वियतकोंग आर्मी इन जंगलों का पूर्ण रूप से लाभ उठा रही थी, क्योंकि वे वर्ल्ड वॉर 2 से गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज करते आ रहे थे। तो साफ शब्दों में वियतकोंग आर्मी इन जंगलों का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं इस वॉर को जीत रही थी। और हो ची मिन्ह ट्रेल का फायदा उठाकर नॉर्थ वियतनाम सरकार उन तक जरूरत के सारे सामान पहुंचा रही थी। तो इन जंगलों की वजह से यूएस और साउथ वियतनाम ये वॉर हार रहे थे। तो इसे देखते हुए यूएस ने हर्बिसाइडल वॉरफेयर की शुरुआत की, एक ऐसे केमिकल वॉर जिसमें वे केमिकल्स का यूज करके इन जंगलों को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, ताकि जो नॉर्थ वियतनामी सोल्जर इन जंगलों में छुपे हुए हैं उनके पास इन जंगलों को छोड़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि इन केमिकल्स की वजह से उनके भोजनों के स्रोतों में भी कमी आएगी और उनके छुपने के स्थान भी नहीं बचेंगे, जिससे कि उन्हें आसानी से मारा जा सकेगा।
इसलिए जॉन एफ कैनेडी ने जनवरी 1962 में ऑपरेशन रेंच हैंड की शुरुआत के ऑर्डर दिए, जिसमें नॉर्थ वियतनाम के जंगलों पे नेपाम और एजेंट ऑरेंज केमिकल के छिड़काव की शुरुआत की गई। अगर हम नेपाम की बात करें तो ये जंगलों में आग लगाने के लिए और उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आ रहा था, और एजेंट ऑरेंज एक ऐसा टॉक्सिक केमिकल था जो कि नॉर्थ वियतनाम के जंगलों में फसलों और वनस्पतियों को नष्ट करने में उपयोग हो रहा था। और यूएस एयरफोर्स द्वारा हर रोज 3 से 5 प्लेन इन जंगलों में ये केमिकल छिड़क रहे थे, और इस मिशन की अवधि लगभग 10 साल थी। और ये केमिकल्स इतने ज्यादा टॉक्सिक थे कि इनके कारण वियतनाम में हर रोज 300 लोग मारे जा रहे थे। और अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट से हो ची मिन काफी ज्यादा चिंतित थे, जिसके कारण उन्होंने नॉर्थ वियतनाम में अनाउंस किया कि हर एक सक्षम व्यक्ति को सेना में सेवा देनी पड़ेगी। और दूसरी ओर 1963 में साउथ वियतनाम में डीएम और कैथलिक लोगों द्वारा बुद्धिस्ट लोगों पर किए जा रहे अत्याचार अब चरम सीमा पर पहुंच चुके थे, क्योंकि डीएम अब पूर्ण रूप से तानाशाह बन चुका था, जिसने ये वादा किया था कि वह साउथ वियतनाम को लोकतंत्र बनाएगा। और इसके विरोध में कई प्रोटेस्ट होने लगे, और इन्हीं प्रोटेस्ट में एक बुद्धिस्ट मोंक ने पूरे बाजार के बीच में अपने आप को आग लगा ली। इसके बाद यह सिलसिला जारी रहा, और फिर एक और बुद्धिस्ट मोंक ने अपने आप को आग लगा ली, और यहाँ से बुद्धिस्ट क्राइसिस की शुरुआत हुई। इन विरोधों को देखते हुए डीएम ने साउथ वियतनाम में मार्शल लॉ लगा दिया, और साउथ वियतनामीज आर्मी ने विरोध कर रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें कई सिविलियंस मारे गए और कई सिविलियंस को कैद कर लिया गया। और इस तरीके की कई घटनाओं की वजह से यूएस पर प्रेशर बनने लगा, क्योंकि डीएम को हर तरीके की मदद यूएस द्वारा दी जा रही थी, जिसकी वजह से वह तानाशाह बन चुका था। और अमेरिका ने साउथ वियतनाम में शासन परिवर्तन की संभावनाओं पर चर्चा शुरू की, जिसमें अमेरिका का राज्य विभाग तख्तापलट को प्रोत्साहित करना चाहता था, जबकि रक्षा विभाग डीएम का समर्थन कर रहा था। और फिर सीआईए ने डीएम को हटाने की योजना बना रहे साउथ वियतनाम आर्मी के जनरल से संपर्क किया और बताया कि अमेरिका इस तरह के कदम का कोई भी विरोध नहीं करेगा और न ही उनकी सहायता में कोई कटौती करेगा। फिर 2 नवंबर 1963 को राष्ट्रपति डीएम और उसके भाई को मार दिया जाता है, और साउथ वियतनाम में इस तख्तापलट से और भी ज्यादा अराजकता फैल गई। और दूसरी ओर 3 हफ्तों बाद जॉन एफ कैनेडी की भी हत्या कर दी जाती है, और यूएस के नए प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन बनते हैं। और जॉनसन के लिए वियतनाम में मुश्किलें बढ़ती गई, क्योंकि साउथ वियतनाम में राजनीतिक अस्थिरता देखी गई, जिसमें सैन्य सरकारें अधिक गति से बनने लगी और गिरने लगी। और इसी राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1963 से 1965 के बीच में साउथ वियतनाम में लगभग 12 सरकारें बनी। और अमेरिका अभी तक इस वॉर में पूर्ण रूप से शामिल नहीं हुआ था, और वह इस वॉर में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई कारण नहीं था। और अगर वह बिना किसी कारण के इस वॉर में शामिल होते तो एशिया में एक नई वॉर की शुरुआत हो सकती थी। और फिर उन्हें जिस कारण की जरूरत थी वह उन्हें मिला 2 अगस्त 1964 को। 2 अगस्त को नॉर्थ वियतनाम के तट पर अमेरिका के यूएसएस मैडॉक्स और नॉर्थ वियतनाम की नेवी के बीच में लड़ाई देखी गई, और इसके बाद में यूएस ने क्लेम किया कि नॉर्थ वियतनामीज नेवी ने उन पर दोबारा 4 अगस्त को अटैक किया। और इस दूसरे हमले को कारण बनाकर जॉनसन ने 7 अगस्त 1964 को गल्फ ऑफ टोंकिन रेजोल्यूशन पास करवा लिया। और इस रेजोल्यूशन को पास करवाने के बाद लिंडन को वियतनाम में वॉर शुरू करने और अमेरिकी सेना को वियतनाम में भेजने की शक्ति प्रदान की गई, और फिर कई अमेरिकी ट्रूप्स को वियतनाम में भेजा गया। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की। तो 2005 में एनएसए द्वारा एक डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया, जिसमें यह खुलासा हुआ कि 4 अगस्त को कोई हमला हुआ ही नहीं था। मतलब यह कि यूएस इस वॉर में शामिल होना चाहता था और उन्हें किसी कारण की जरूरत थी, तो उन्होंने फिर 4 अगस्त के अटैक की एक मनगढ़ंत कहानी बनाई ताकि वह इस वॉर में लीगली तौर पर शामिल हो सके। और अमेरिका के इस वॉर में शामिल होने के जवाब में वियतकांग ने साइगोन के करीब अमेरिकी एयरबेस में हमले किए, जिसमें 5 अमेरिकन मारे गए। और इसके बाद एक होटल को भी उड़ा दिया जाता है, जिसमें 23 अमेरिकन मारे जाते हैं। और इन घटनाओं को देखते हुए 2 मार्च 1965 को ऑपरेशन रोलिंग थंडर की शुरुआत होती है। यह ऑपरेशन एक क्रमिक और निरंतर हवाई बमबारी अभियान था, जहां नॉर्थ वियतनाम पर अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा हर रोज बम गिराए जा रहे थे। लेकिन वियतकांग भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और ये युद्ध जारी रहता है। और इसे देखते हुए यूएस ने भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, जहां 1963 में अमेरिकन सैनिकों की संख्या केवल 16,000 थी। 1966 तक वह बढ़कर 4 लाख हो गई थी। और नॉर्थ वियतनाम के इन जंगलों में वियतकांग और यूएस ट्रूप्स के बीच में हैंड कॉम्बैट की शुरुआत हो चुकी थी, और यूएस एयरफोर्स द्वारा हर रोज इन जंगलों पर बम गिराए जा रहे थे, लेकिन वे फिर भी वियतकांग को नहीं हरा पा रहे थे। और ऑपरेशन रोलिंग थंडर के द्वारा उन्होंने नॉर्थ वियतनाम पर 1 लाख टन मिसाइल, रॉकेट और बम गिराए, जिसका लक्ष्य था कि वे नॉर्थ वियतनाम के इन जंगलों और हो ची मिन ट्रेल को तबाह कर सके। लेकिन वे वियतकांग को नहीं हरा पा रहे थे, क्योंकि वियतकांग के लोगों द्वारा इन जंगलों में सैकड़ों मील की भूमिगत सुरंगें
खोदी गई थी जिसमें वे छुपे हुए थे, जिससे कि वे यूएस द्वारा गिरा गए बमों से भी बच रहे थे और घात लगाकर उन पर अटैक भी कर रहे थे, जिससे कि यूएस सोल्जर्स को उन्हें मारने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिससे कि वो हार का सामना कर रहे थे। और क्योंकि होचिमिन ट्रेल लाओस में स्थित थी और लाओस का इस वॉर से कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन यूएस द्वारा केवल होचिमिन ट्रेल को तबाह करने के लिए लाओस पर 2 मिलियन टन ऑफ बम गिराए, जिसकी वजह से लाओस में भी सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। और क्योंकि लाओस में उस समय यूएस द्वारा समर्थित सरकार स्थित थी और 1968 तक अमेरिका में एंटी वॉर प्रोटेस्ट देखे गए, जहां लोग सड़कों पर उतर आए क्योंकि वियतनाम में अमेरिकन सोल्जर्स की मौतों की संख्या बढ़ती जा रही थी और 1968 तक 20,000 यूएस सैनिक मर चुके थे। और इन विरोधों को रोकने के लिए यूएस आर्मी जनरल और जॉनसन ने लोगों से वादा किया कि वे अगले 3 सालों में इस वॉर को जीत जाएंगे। और जॉनसन ने नॉर्थ वियतनाम के साथ समझौता करने के बजाय वियतनाम में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और अब वियतनाम में लगभग 5 लाख यूएस सोल्जर मौजूद थे, लेकिन वे फिर भी वियतकोंग के लोगों को नहीं हरा पा रहे थे। और कहीं ना कहीं जॉनसन को भी पता था कि ये वॉर जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि यूएस सोल्जर इस तरीके की वॉर के लिए नहीं बने थे। क्योंकि यूएस सोल्जर इन जंगलों में वियतकोंग द्वारा बिछाए गए लैंड माइन, ग्रेनेड, बूबी ट्रैप्स आदि इनके कारण तो मर ही रहे थे। इसके अलावा कई सोल्जर्स इन जंगलों में इन्फेक्शन का भी शिकार हो रहे थे। और दूसरी ओर 1968 की शुरुआत में नॉर्थ वियतनाम ने अपना गेम चेंजिंग अटैक लॉन्च किया, जो था टेट ऑफेंसिव। तो प्लान कुछ इस प्रकार था। नॉर्थ वियतनाम की आर्मी वियतकोंग साउथ वियतनाम की सभी सिटीज और आउटपोस्ट पर हमला करने वाली थी। उसके बाद वे साउथ वियतनाम की राजधानी साइगोन को जब्त करना चाहती थी, ताकि फिर अमेरिका के पास पीछे हटने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। तो दिन चुना गया 31 जनवरी, जो कि वियतनाम के नववर्ष उत्सव का पहला दिन था, जिसे टेट के नाम से जाना जाता है। और 31 जनवरी को लगभग 85,000 वियतकोंग और नॉर्थ वियतनामी सोल्जर ने साउथ वियतनाम के 100 से अधिक शहरों और यूएस और साउथ वियतनाम की मिलिट्री बेसों पर हमलों की शुरुआत की। और ये पहली बार था जब अमेरिकन सैनिकों ने देखा कि आखिर उनकी लड़ाई किसके साथ है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में वियतकोंग केवल जंगलों का सहारा लेकर छुप छुप कर लड़ रहे थे। और ये लड़ाई वियतकोंग और नॉर्थ वियतनाम की सेना के अनुसार नहीं जा रही थी, क्योंकि अमेरिकी और साउथ वियतनामी सोल्जर्स उन्हें मारने और पीछे की ओर धकेलने में कामयाब रहते, क्योंकि इस बार अमेरिकी सोल्जर जिस तरीके की वॉर के लिए माहिर थे वह लड़ी जा रही थी। और जॉनसन ने क्लेम किया कि टेट ऑफेंसिव नॉर्थ वियतनाम के लिए एक विनाशकारी हार रही, क्योंकि टेट ऑफेंसिव में भाग लेने वाले 85,000 सैनिकों में से 58,000 सैनिक घायल हुए या मारे गए या फिर पकड़े गए। और अमेरिका और साउथ वियतनाम के लिए टेट ऑफेंसिव एक जीत रही, लेकिन इस टेट ऑफेंसिव में अमेरिका के 1580 सोल्जर्स मारे गए। और इसके अलावा टेट ऑफेंसिव में 16 मार्च 1968 को माई लाई की घटना देखी गई, जिसमें साउथ वियतनाम के ग्रामीण क्षेत्र माई लाई में यूएस सोल्जर्स द्वारा निहत्थे वियतनामी नागरिकों की हत्याएं कर दी गई और मारे गए लोगों की संख्या 504 थी। और मारे गए पीड़ितों में पुरुष, महिलाएं, बच्चे, नवजात शिशु तक शामिल थे। और क्योंकि वियतनाम वॉर एक पहली टेलीविजन वॉर थी, इसलिए इन सभी घटनाओं को कई लोगों द्वारा देखा गया और इन सभी घटनाओं को सभी न्यूज़पेपर में छापा गया, जिसकी वजह से एंटी वॉर प्रोटेस्ट अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। और जहां यूएस सरकार ने लोगों से वादा किया था कि ये वॉर जल्दी ही खत्म होने वाली है और इस वॉर को हम केवल 3 साल में जीत जाएंगे, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा था। और माई लाई और टेट ऑफेंसिव जैसी घटनाओं को क्रूर बताया गया और युद्ध को बंद करने की मांगे उठने लगी। और मार्च 1968 में जॉनसन ने टेलीविजन पर अनाउंस किया कि वे नॉर्थ वियतनाम पर बॉम्बिंग रोक देंगे और नॉर्थ वियतनाम के साथ समझौता करने की कोशिश करेंगे और अमेरिकी सोल्जर्स को नॉर्थ वियतनाम से यूएस वापस लाया जाएगा। और इसके अलावा वे अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और एंटी वॉर प्रोटेस्ट वाला मामला और भी ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि जब जॉन एफ कैनेडी के छोटे भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी, जो कि प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने अपने कैंपेन में लोगों से वादा किया था कि वह इस वॉर को जल्दी समाप्त कर देंगे, लेकिन जून में उनकी हत्या कर दी गई। फिर इसके बाद रिचर्ड निक्सन कैंपेन्स की शुरुआत करते हैं और वह लोगों से कहते हैं कि वह इस वॉर को समाप्त कर देंगे और यूएस ट्रूप्स को वियतनाम से यूएस लाया जाएगा। और दूसरी ओर इलेक्शन के करीब जॉनसन सफलता हासिल करते हुए नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के साथ शांति वार्ता करवाने में कामयाब रहते हैं। और ये शांति वार्ता 2 नवंबर को की गई और इसमें ऑपरेशन रोलिंग थंडर को भी बंद कर दिया जाता है और यूएस द्वारा नॉर्थ वियतनाम पर बॉम्बिंग रोक दी जाती है। लेकिन यूएस इलेक्शन से कुछ दिन पहले साउथ वियतनाम के प्रेसिडेंट नॉर्थ वियतनाम के साथ शांति वार्ता से पीछे हट जाते हैं और वॉर फिर से शुरू हो जाती है। और इसके पीछे का कारण था निक्सन और उनके अभियान के प्रतिनिधियों ने गुप्त रूप से साउथ वियतनाम के प्रेसिडेंट से बातचीत की थी और कहा कि आप इस शांति वार्ता से दूर रहें। और निक्सन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वे नॉर्थ वियतनाम के साथ एक कठिन सौदा करेंगे। और इन सब के बारे में जॉनसन को पता चलता है कि निक्सन और उनकी टीम द्वारा गुप्त रूप से साउथ वियतनाम के प्रेसिडेंट के साथ सौदेबाजी की और इस तरीके की सौदेबाजी एक प्रकार से देशद्रोह करना था। लेकिन जॉनसन ने इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया और न ही ये बताया
कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन कैसे प्राप्त हुई। और फिर निक्सन प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और वॉर फिर से बड़े पैमाने पर शुरू होती है। अमेरिकी ट्रूप्स को वियतनाम भेजा जाता है ऐसी वॉर लड़ने के लिए जिससे कि उनका कोई वास्ता भी नहीं था और व्यर्थ में हजारों यूएस सैनिक मारे जा रहे थे। और दूसरी ओर अमेरिकी सोल्जर्स भी इस वॉर से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और हार मान चुके थे, क्योंकि उनके लिए ऐसी वॉर लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था और कई सोल्जर इस वॉर को लड़ने से पीछे हटने लगे। और वॉर में मरने वाले यूएस सोल्जर्स में से 61% सोल्जर तो केवल 21 साल या उससे छोटे थे। और अभी तक अमेरिका में प्रोटेस्ट बंद नहीं हुए थे, क्योंकि निक्सन ने लोगों से वादा किया था कि वह इस वॉर को बंद कर देंगे और यूएस ट्रूप्स को अमेरिका लाया जाएगा। तो इन्हीं विरोधों को देखते हुए निक्सन ने अपनी पॉलिसियों में बदलाव किया और वियतनामाइजेशन की शुरुआत की। इसमें उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को यूएस लाने की प्रक्रिया शुरू की और साउथ वियतनाम के सैनिकों को धीरे धीरे अधिक जिम्मेदारियां दी गई। लेकिन यूएस इन्वॉल्वमेंट वियतनाम में अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि यूएस सरकार गुप्त रूप से इस वॉर को जारी रखना चाहती थी। इसलिए वे यूएस सोल्जर्स को धीरे धीरे अमेरिका ला रहे थे, ताकि वे लोगों को यह दिखा सके कि हम वॉर को बंद करने वाले हैं और सोल्जर्स को घर लाया जा रहा है। और वियतनामाइजेशन के बाद भी 1970 तक 3 लाख यूएस सोल्जर्स वियतनाम में स्थित थे। और निक्सन इस वॉर को जल्द खत्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन 1971 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन पेपर रिलीज किए, जिसमें कहा गया कि यूएस गवर्नमेंट सीक्रेटली वियतनाम वॉर में इन्वॉल्वमेंट को कम करने के बजाय बढ़ा रही थी। और इससे पहले सभी यूएस गवर्नमेंट ने वियतनाम वॉर में क्या क्या कांड किए थे इसके बारे में खुलासा किया गया, क्योंकि उस समय तक हो ची मिन की भी मौत हो चुकी थी। तो यूएस को लगा कि वे आसानी से नॉर्थ वियतनाम को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पेंटागन पेपर की वजह से यूएस में फिर से एंटी वॉर प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई और वॉर को जल्द से जल्द बंद करने की मांगे उठने लगी। और 1972 तक अभी भी नॉर्थ वियतनाम में यूएस ट्रूप्स की संख्या 50,000 थी। और जब यूएस इस पॉलिटिकल और पब्लिक डिस्प्यूट में उलझी हुई थी, तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए नॉर्थ वियतनाम ने 1972 में ईस्टर ऑफेंसिव की शुरुआत की, जिसमें नॉर्थ वियतनाम आर्मी द्वारा साउथ वियतनाम की कई जगहों पर कई बड़े हमले किए गए और साउथ वियतनाम के कई हिस्सों पर अपना कंट्रोल जमा लिया। और इसके जवाब में यूएस ने ऑपरेशन लाइन बेकर लॉन्च किया, जो कि उनका लास्ट ऑपरेशन साबित हुआ। और इस ऑपरेशन में यूएस ने नॉर्थ वियतनाम पर 20,000 टन बॉम्ब गिराए और ये सभी बॉम्ब हनोई रीजन पर गिराए गए थे। और इस ऑपरेशन को क्रिसमस बॉम्बिंग के नाम से भी जाना गया और ये इतिहास की सबसे भारी बमबारियों में से एक था। और इसमें 1600 वियतनामी सोल्जर्स मारे गए। लेकिन अमेरिका को इस बमबारी का कोई भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका में उनका विरोध हुआ। और आखिरकार यूएस ने शांति वार्ता की बात रखी और 27 जनवरी 1963 को पेरिस में शांति वार्ता की गई। ये शांति वार्ता नॉर्थ और साउथ वियतनाम और यूएस के बीच में हुई और फिर पेरिस पीस अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए और यूएस इन्वॉल्वमेंट को वियतनाम में खत्म कर दिया। और पेरिस पीस अकॉर्ड के बाद 29 मार्च 1973 को आखिरी अमेरिकी सेना भी वियतनाम से रवाना हुई। और सभी यूएस ट्रूप्स के जाने के बाद नॉर्थ वियतनाम ने फिर से साउथ वियतनाम पर अटैक किया और निक्सन ने साउथ वियतनाम से वादा किया कि अगर साइगोन किसी भी प्रकार की मुसीबत में होता है तो यूएस एयरफोर्स द्वारा उन्हें मदद प्रदान की जाएगी, ताकि वे नॉर्थ वियतनाम को पीछे की ओर धकेल सके। लेकिन 1974 में निक्सन ने इस्तीफा दे दिया। निक्सन के इस्तीफा देने के बाद अब यूएस साउथ वियतनाम की मदद करने के मूड में नहीं था, तो उन्होंने सारी फंडिंग जो साउथ वियतनाम को दी जा रही थी उसे रोक दिया। और फिर 30 अप्रैल 1975 को नॉर्थ वियतनाम ने साइगोन को इन्वेड कर उसे कैप्चर कर लिया। और जिस चीज को रोकने के लिए यूएस ने इतने सालों तक ये वॉर लड़ी, अपने हजारों सैनिक खोए और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वही हुआ। वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश बना। और जिस डोमिनो इफेक्ट थ्योरी की वे बात कर रहे थे कि वियतनाम के कम्युनिस्ट बनने के बाद उसके आसपास के देश भी कम्युनिस्ट बन जाएंगे, वो तो हुआ नहीं। लेकिन उनके द्वारा छिड़के गए एजेंट ऑरेंज की वजह से आज भी वहां के बच्चे इन बीमारियों से पीड़ित हैं।